हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। आज हम क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर नंबर 7 एसी। वो घर में एसी ठंडा करने वाला एसी नहीं है, यहाँ पर एसी अल्टरनेट करंट वेव के फॉर्म में चलेगा। इस चैप्टर में बोर्ड एग्जाम के पर्पज से मेन 3 टॉपिक्स है। एलसीआर सर्किट, ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर। इन तीनों ही से ही रिलेटेड हमारे बार बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए, जो कि हम लास्ट में यहाँ पर 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए वन शॉट की सीरीज में और तूफान मचा देना है अपने को इस बार। देखते हैं हम एसी अल्टरनेट करंट में ये 3 मेन टॉपिक्स हमारे। और अब चलते हैं फर्स्ट टॉपिक के पास। फर्स्ट टॉपिक है भाई हमारा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एलसीआर सर्किट। उसके लिए कुछ बेसिक्स फॉर्मूले पता होना चाहिए। और एसी के बारे में अल्टरनेट करंट क्या है, जब हमारा करंट अप एंड डाउन मूव कर रहा है, मतलब प्लस माइनस के फॉर्म में अगर मूव करता है, उसको बोलते हैं हम अल्टरनेट करंट। नाम से स्पष्ट है, अल्टरनेट अप एंड डाउन, प्लस और माइनस। और इसकी पीक वैल्यू को हम बोलते हैं आई नॉट। आई नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, या पीक वैल्यू, या एम्पलीट्यूड भी बोला जा सकता है। और आप जानते हैं कि भाई हम वोल्टेज हो या करंट हो, अगर हम अल्टरनेट के फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो उसका तरीका क्या है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे आप वेव या ओसिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बस वैसा ही है। तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट की बात होगी तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जब हम डेरिवेशन वगैरह करेंगे उसमें इंपॉर्टेंट होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, ये हमारे लिए फर्स्ट, ये हमको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि पूरी एक कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेट करंट का एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो वो जीरो होगी। और कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज करंट वैल्यू क्या होगी, जीरो। कि जितना प्लस होगा उतने ही क्या हो गए भाई, माइनस। बट यहीं अगर हाफ साइकिल की बात कर लिया जाए कि हाफ साइकिल में अल्टरनेट करंट की एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो हाफ साइकिल है भाई, तो हाफ साइकिल में ओनली प्लस वाला होगा, तो इसका मतलब या माइनस वाला हो सकता है। तो हाफ साइकिल की बात करें मतलब इतने की बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू होगी 0.637 इंटू आई नॉट। आई मतलब पीक वैल्यू का इतना मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम IRMS वैल्यू। IRMS वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। करंट की IRMS वैल्यू क्या होगी, क्या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट या एसी करंट। क्या होगा भाई, आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू। क्या फॉर्मूला होगा IRMS का, आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू। या इसी को हम बोल सकते हैं 0.707 इंटू आई नॉट। 1 अपॉन रूट को जब सॉल्व करोगे तो आएगा 0.707, क्या आएगा अपने को। और जैसे IRMS का अपन ने याद रखा है अल्टरनेट करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, सेम क्या होता है VRMS। तो वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का RMS वैल्यू क्या होती है, सेम V नॉट अपॉन अंडर रूट टू। दोनों का फॉर्मूला सेम है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे। बहुत ही इजी हमारा जो मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, LCR सर्किट है। LCR सर्किट के पास आते हैं। LCR सर्किट में हमको ये 5 थिंग्स, कोई भी सर्किट हो, LC सर्किट हो, LCR सर्किट हो, प्योर इंडक्टर हो, इसमें 5 थिंग्स आपसे पूछे जाएंगे। एक तो सर्किट डायग्राम, दूसरा करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में, इंपेडेंस या इसका रेजिस्टेंस के बारे में, और फेज एंगल के बारे में या फेज डायग्राम के बारे में। तो LCR सर्किट में सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम की बात करेंगे। फर्स्ट नंबर LCR सर्किट का सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम कुछ नहीं है, ये AC सोर्स, कोई भी सर्किट डायग्राम आए अल्टरनेट करंट में सोर्स लगाना है। AC सोर्स क्या है, सिंपल एक एस को लिटा दो, एस जैसा बनाओ और उसको क्या कर दो, लिटा दो, और ये सर्कल बना दो। तो ये हमारा AC सोर्स का सिंबल हो गया, AC सोर्स का अल्टरनेट करंट का। उसके बाद हमको बोला LCR, मतलब L मतलब इंडक्टर, इंडक्टर मतलब कुछ नहीं, कॉइल। ये हमारा होगा इंडक्टर, इंडक्टर मतलब कॉइल। कि हमने स्प्रिंग जैसा बना दिए तो ये इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपेसिटर आप जानते हो, दो डंडे बराबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। और रेजिस्टेंस तो क्या होता है, अप एंड डाउन, मतलब ब्रेकर जैसा सिस्टम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, रजिस्टर, रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से LCR सर्किट में L, C और R तीनों रिप्रेजेंट हो गए, और विद उनको किससे, AC सोर्स से कनेक्ट कर दिए। तो ये LCR सर्किट का क्या हो गया, सर्किट डायग्राम। उसके बाद हम देखते हैं इसका मैन है भाई, फेज डायग्राम। याद रखना क्या है, मैन फेज डायग्राम। कैसे बनाते हैं फेज डायग्राम, और क्या होता है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम कुछ नहीं होता है मेरे लाल, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के बिटवीन हमको डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं फेज डायग्राम। यहाँ पर NCERT में कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम दिखेगा कि यहाँ पर भाई
आप ये ध्यान रखो कि जो VL है हमारा, VL मतलब यहाँ पर L भी है और C भी है और R भी है, तो VL आएगा और XL आएगा। तो XL टी शर्ट कहाँ पहनते हैं हम? ऊपर पहनते हैं। XL टी शर्ट ऊपर पहनते हैं, XL साइज की जो टी शर्ट आती है ऊपर ऊपर पहनते हैं। वैसे ही VL ऊपर रहेगा और VC कहाँ रहेगा? नीचे। VC कहाँ रहेगा? नीचे। वैसे ही XC भी कहाँ रहेगा? नीचे। और R और VR और I ये क्या रहेंगे? सेम। इसका मतलब ये देखो भाई, ये अगर मान लीजिए मेरा क्या है, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने एनसीईआरटी में डायग्राम है वही वाला फेजर डायग्राम बना रहा है, और वीआर भी सेम डायरेक्शन में रहेंगे। करंट और रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज का जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, क्योंकि ओम्स लॉ से क्या पढ़ा हमने कि जो वी आर और आई क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में। वहीं VL की बात करेंगे तो VL क्या होगा? इस I से 90 डिग्री आगे होगा। VL 90 डिग्री आगे, ये हमारा हो गया VL। और इससे 90 डिग्री पीछे हमारा क्या हो जाएगा? VC। तो VL और VC जस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और VR हमारा इस तरीके। क्या इसी को आपको अगर ये टफ लग रहा है तो इजी वाला क्या तरीका है कि इसमें इजी बता दिया जाए? तो इजी बताने के लिए तरीका ये मेरे लाल, को ऐसा समझो आप, ये सिंपल है, तो इस तरीके से समझो आप। यहाँ पर मैं एक डायग्राम और बना सकता हूँ जो आपको सिंपल लगेगा। सिंपल, आप हॉरिजॉन्टल लाइन है तो करंट मेजरमेंट करो, और जिधर करंट होता है उसी साइड में क्या होगा? रेजिस्टेंस का वोल्टेज VR, और इससे 90 डिग्री ऊपर कौन रहेगा? VL। मैंने पहले ही बताया हूं कि VL क्या है? VL जैसे एक्सेल होता है ना टी शर्ट का साइज, वैसे एक्सेल साइज को हम ऊपर पहनते हैं टी शर्ट को, वैसे VL हमारा कहाँ रहेगा? ऊपर। और VC कहाँ पर रहेगा? नीचे। VC आए XC कहाँ रहती है? हमेशा नीचे रहता है। क्लियर है? C कहाँ रहता है भाई? हमारा नीचे रहता है। क्लियर है? तो VL ऊपर, VC नीचे, VR इस तरफ, और इसी साइड में क्या आएगा? हमारा करंट आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा भाई, अब इसी को एनसीईआरटी में क्या कर दिया? थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। ऐसे करके इसको जब हम टिल्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से आपको दिखेगा ये हमको डायग्राम। क्लियर है? ये हो गया L, ये हो गया I, और ये हो गया VC, और ये VR और VI सेम होंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या है? फेजर डायग्राम बन गया। ऐसा भी बना सकते हो, इसी को थोड़ा सा टिल्ट कर दिए तो ऐसा दिखेगा आपको। क्लियर है? ये ध्यान रखना है, VL हमेशा ऊपर रहता है, VC हमेशा नीचे रहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पर बताया हूँ आपको, यहाँ पर हमारा क्या हो गया? VL और VC का यहाँ पर डायग्राम बन गया। ये VL और VC का डायग्राम बना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो VL और VC है उसमें भाई क्या हो रहा है? उसमें अपने को ये याद रखना है, VL ऊपर है, VC है, और आपसे अगर पूछा जाए कि टोटल वोल्टेज बता दो, क्योंकि यहाँ पर 3 वोल्टेज, एक VL है, एक VC है और एक VR है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में से किसी को भी ग्रेटर लेट कर लेंगे। अगर आपने VL को ग्रेटर ले लिए, VC तो ऊपर डायग्राम आ जाएगा VL माइनस दोनों का रिजल्टेंट। जैसे ये VL ऊपर है और VC नीचे, तो अगर ऊपर वाला ग्रेटर है तो VL माइनस VC लिख सकते हैं, या नीचे वाला ग्रेटर है तो VC माइनस VL ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो किसी भी एक डायरेक्शन को ले लेंगे हम। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या ले लिए कि VL बड़ा है किससे? VC के आगे, इन दोनों का रिजल्टेंट। अब ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये जानते हैं आप क्या होगा? बेस, क्योंकि इन दोनों का एंगल है 90 डिग्री बना हुआ है, तो 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, इन दोनों जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसमें क्या लगा सकता हूं मैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा भाई? तो V टोटल आएगा, ये वाला और ये वाला इधर लग रहा है, तो अप्रोक्सीमेट यहीं कहीं क्या आएगा हमारा? V टोटल या V इक्विवेलेंट, तो इसको क्या बोल देंगे हम? हाइपोटेनियस। तो V टोटल का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई है? KL माइनस VC का स्क्वायर, प्लस ये क्या आएगा हमारा? VR का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या होगा भाई? स्क्वायर इधर जाता है तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का। इस तरीके से हमको टोटल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और इसी को हम टोटल पोटेंशियल वैल्यू फाइंड आउट होगी तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इम्पीडेंस। कैसे इम्पीडेंस निकाल सकते हैं भाई? तो आपसे टोटल वोल्टेज पूछेगा तो इस तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। हालांकि VC माइनस VL भी कर सकते हैं आप अगर इस तरफ लेते, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आई थिंक।
समझ में आ गया होगा। अब अगर मुझे ये टोटल वोल्टेज निकल गया, अगर मुझे टोटल इंपेडेंस निकालना है तो क्या तरीका है? तो टोटल इंपेडेंस निकालने का एक ही तरीका है मेरे भाई, टोटल वोल्टेज आ चुका है, अब ओम्स लॉ लगा दो इसमें। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। बस ऐसे यहाँ पर V टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? Z। जब भी टू एलिमेंट्स और मोर एलिमेंट, एलिमेंट किसको बोलते हैं? LCR को बोलते हैं। मतलब इंडक्टर, L मतलब इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटर, R मतलब रेजिस्टेंस। इन तीनों में से अगर दो या तीन अगर रहे, दो या दो से अधिक अगर रहते हैं, तो हमको क्या करना है? इनके जो टोटल रेजिस्टेंस उसको बोला जाएगा इंपेडेंस। तो इसका मतलब हम V टोटल यहाँ पर तो तीनों है, इसका मतलब I तो भाई सीरीज में क्या होता है? सेम होता है भाई। LCR सर्किट सीरीज में तीनों कनेक्टेड है। यहाँ पर देखो ये तीनों कैसे कनेक्टेड है हमारे ये तीनों कैसे कनेक्टेड है भाई? हमारे यहाँ पर तीनों कैसे कनेक्टेड है? ये देखो LCR कैसे है? सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड है तो इनमें करंट क्या हो रहा होगा? सेम फ्लो हो रहा होगा। I करंट सेम फ्लो हो रहा होगा। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? I सेम रहेगा सबके लिए, और रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस को हम बोल देंगे Z, तो हम क्या बोलते हैं? इंपेडेंस। क्योंकि LCR 3 है यहाँ पर, तो 3 हो या 2 हो, LC भी रहता है तब भी Z लिख सकते हैं इंपेडेंस। इक्वल टू अंडर रूट VL को क्या लिख सकते हैं? फिर से ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है, पर VL है तो यहाँ पर V तो I तो जैसे का वैसे ही रहेगा सीरीज में, बट L है इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको बोला जाता है XL। क्या बोला जाता है उसको? XL बोला जाता है, ठीक है। माइनस ऐसे VC का क्या आएगा? I इंटू XC। XC नहीं बोल रहे हम, XC बोल रहे हैं बेटा। तो यहाँ XL मतलब इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL का क्या पढ़ा जाता है? मतलब ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस उसको पढ़ा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस उसको क्या पढ़ा जाता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। प्लस IR, अब ये तो VR है तो ये सिंपल है, ओम प्लस है I इंटू आर। अब यहाँ पर देख रहे हो I इसके पास भी इसके पास, तो इन दोनों से I क्या है? स्क्वायर के फॉर्म में क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब ये बाहर आ गया, प्लस I का स्क्वायर। अब इस नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि I का स्क्वायर, इसके पास भी I का स्क्वायर पूरा कॉमन आ जाएगा। ये हमारा कॉमन आ गया क्या? I। और ये वाला I तो चल ही रहा था, इस I से इस I को हम क्या कर सकते हैं? उड़ा सकते हैं। तो क्या बचा भाई? Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। इस तरीके से हमारा इंपेडेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि जो टोटल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है और इंपेडेंस के फॉर्मूले में ज्यादा चेंज वो नहीं है। टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस को इंपेडेंस, यहाँ VL है तो यहाँ पर XL है, VC है तो XC है, होल स्क्वायर तो इसमें भी स्क्वायर, प्लस VR का स्क्वायर, यहाँ पर सिंपल R का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप टोटल इंपेडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम टॉपिक के पास। मजा आ रहा है कि नहीं? XL XC, ये ऐसा नहीं भाई XC है वो, ठीक है। अब इनके भी पर्सनल फॉर्मूले होते हैं, जैसे अब हमने वोल्टेज भी निकाल लिया और टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल लिया, और फिर हमको क्या निकालना है मेरे लाल? करंट निकालना है। अरे तो सिंपल है भाई, ओम्स लॉ ओम बाबा ने बताए थे ना हमको, क्या बताए थे? V इक्वल टू आई आर, तो I निकालना है तो R कहाँ चल जाएगा? डिवाइड में। ये किसके लिए था? सिंपल, अगर रेजिस्टेंस है तो यहाँ तो सर LCR है, तो LCR है तो T की यहाँ क्या आएगा? टोटल वोल्टेज, और रेजिस्टेंस की यहाँ क्या आएगा? टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? Z इंपेडेंस। तो V अपॉन Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? I। ये हमारा LCR सर्किट का क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या देखते हैं भाई। अब नेक्स्ट हमको क्या निकालना है? फेज एंगल। फेज एंगल क्या होता है? टोटल वोल्टेज और टोटल करंट में जो एंगल होगा उसी को हम बोलेंगे फेज एंगल। ये हमारा टोटल वोल्टेज आ गया और ये टोटल करंट, इन दोनों में जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा करंट तो सेम ही है और ये टोटल वोल्टेज अभी हमने डिस्कस किए थे, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया। इनके बीच में ये जो फाई एंगल है उसकी बात कर रहे हैं, तो अपने को मालूम है टेन फाई क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया हमारे लिए? बेस हो गया। परपेंडिकुलर VL माइनस VC अपॉन बेस क्या हो गया? VR। तो या तो ये अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू दी तो आप इसको अप्लाई कर दो, क्या आपको ये नहीं दिया है, अगर आपको XL XC और R दिया है तो आप कुछ मत करो, V को ओम्स लॉ से फिर से चेंज कर दो। तो V को क्या लिख सकता हूँ? I इंटू XL माइनस VC को क्या लिख सकता हूँ? I इंटू XC अपॉन VR को क्या लिख सकते हैं? I इंटू R। I कॉमन निकल के क्या हो गया? उड़ गया, I उड़ गई, और क्या बचा हमारा? XL माइनस XC अपॉन R।
और यही हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम अगर ये तीनों वैल्यू दी है तो tan phi निकाल सकते हैं। क्या है, इसी जैसे मैंने बताया था VL माइनस VC अपॉन VR, वैसे ही XL माइनस XC अपॉन R डायरेक्टली आ रहा है। नेक्स्ट हमारा, अब हम XL का भी एक फॉर्मूला होता है, XC का भी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, उसको याद रखना। मैंने अभी क्या याद रखाया कि XL टी शर्ट कहाँ पहनते हैं मेरे लाल, ऊपर पहनते हैं कि नीचे पहनते हो तुम, ऊपर पहनते हैं ना। तो बस ऐसे ही फॉर्मूले में VL डायग्राम में भी ऊपर आ रहा है, देखो VL ऊपर आ रहा है, और फॉर्मूले में भी ये इंपॉर्टेंट है मेरे राजा। क्या इंपॉर्टेंट है, VL जब ऊपर आ रहा है XL भी ऊपर आएगा और इसका फॉर्मूला भी ऊपर रहेगा। TC ये देखो ऊपर है फॉर्मूला, XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल होगा। ओमेगा दोनों के पास है बट ये ऊपर है, ओमेगा इंटू एल। इसका नाम क्या होगा भाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम होगा इसका, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसे ही XC, XC, XC मेरे भाई ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था ना, XC कहाँ रहता है, नीचे, नीचे रहता है, तो उसका फॉर्मूला भी क्या है, नीचे आ रहा है। देखो 1 अपॉन ओमेगा C। इस तरीके से हमको फॉर्मूला याद कर लेंगे। XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, ऊपर पहनते हैं तो ऊपर फॉर्मूला आ रहा है, XC नीचे रहती है तो इसलिए 1 अपॉन ओमेगा C ये नीचे आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर ये हमको इस तरीके से पूरा क्लियर है भाई। अब हम आते हैं आगे, तो यहाँ पर आप XL की जगह ओमेगा एल, XC की जगह 1 अपॉन ओमेगा C और R की जगह R रख सकते हैं। जिस टाइप से वैल्यू दी रहेगी वैसा हम फॉर्मूला यूज करके आंसर डालेंगे। अभी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तुम डोंट वरी, हम सब विदाउट टेंशन पूरे एंड कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं हम, अब XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। हाँ मेरे लाल, ये ओमेगा क्या है, सर ये तो पता ही नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी है मेरे लाल, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसको। एंगुलर फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। और अगर आपको हर्ट्ज में दी है फ्रिक्वेंसी तो उस समय ध्यान रखिएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। इसका मतलब हर्ट्ज में दी है तो उसमें 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या जाएगा, ओमेगा आ जाएगा और वैल्यू पुट कर देना। या फिर ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी फॉर्मूला बना सकते हैं, XL इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। ये कैपिटल एल है मेरे, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे XC का फॉर्मूला 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा को और क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पाई एफ लिख सकता हूं। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना अपन ने, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ इंटू C। तो इस तरीके से हम क्या है फॉर्मूला लगा सकते हैं। एफ जब भी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दी है मतलब वो एफ दिया है। सर ओमेगा कैसे निकालेंगे, तो मेरे लाल आपको दिया रहेगा क्या, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा कुछ दिया रहेगा। तो आप ये समझिएगा जब भी ये टाइम है, टाइम के सामने जो भी चीज लिखी रहेगी वो क्या होगा, हमारा ओमेगा होगा। और इधर उसके बाद प्लस में कोई वैल्यू दी है मतलब वो फेज, फेज मतलब कुछ नहीं, एंगल है। और ये जो साइन के सामने जो भी वैल्यू रहती है ना वो पीक वैल्यू होती है। क्या होती है, पीक वैल्यू। चाहे वो करंट हो या वोल्टेज, उसमें जो सामने लिखा रहता है वो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम, अब नेक्स्ट आते हैं मेरे लाल, देखिए जरा रेजोनेंस कंडीशन। इसमें एक और रेजोनेंस कंडीशन आती है LCR सर्किट में या LC सर्किट, LCR आया या LC, उसमें रेजोनेंस कंडीशन बोले या बार्टलेस करंट बोले। बार्टलेस करंट मतलब जब हमारा करंट तो फ्लो हो रहा है पर पावर क्या है, जीरो। वाटलेस वाट, VIP लोगों के पास पावर होती है, वाट लगा सकते हैं हम। वो एक फॉर्मूला याद कराया ना मैंने ट्रिक से, बस उसी से समझो आप। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, XL और XC। अभी हमने पढ़ा ना XL और XC, अगर ये दोनों सेम हो जाए, ये दोनों अगर सेम हो जाए तो भैया उसी को हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। और ये जैसे ही सेम होंगे तो आपका Z अब क्या आएगा, Z के फॉर्मूला ये देखो, Z क्या था, Z इक्वल टू अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये दोनों जैसे इक्वल होंगे तो ये क्या जाएगी वैल्यू, माइनस है तो जीरो, और ये R का स्क्वायर बस बचेगा, ये बाहर आ जाएगा तो हमारा Z क्या जाएगा, R। इसका मतलब इफ XL इक्वल टू XC है, उस टाइम पे हमारा जो Z है वो क्या जा रहा है, रेजिस्टेंस के इक्वल, मतलब वो LCR सर्किट बचा नहीं, अब वो क्या हो गया, प्योर रेजिस्टेंस वाला सर्किट हो गया। उसी को रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं और इसमें जो करंट फ्लो होगा उसी को वाटलेस करंट बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये रेजोनेंस कंडीशन में आपसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछता है, एक और चीज है, तो हम क्या करेंगे, XL इज इक्वल टू XC पता है हमको, XL का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, XC का फॉर्मूला 1 अपॉन ओमेगा C। अब मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ओमेगा वाले को एक तरफ ले चलूंगा, एल को डिवाइड में लेके चल जाऊंगा, तो क्या जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ये ओमेगा इधर आएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर,
और ये एल डिवाइड में जाएगा तो 1 अपॉन एल सी, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। और अगर मुझे ओमेगा निकालना है, ये मेरे भाई क्या होगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में क्या जाएगा, अंडर रूट 1 अपॉन एल सी बोलो, क्या 1 के ऊपर अंडर रूट नहीं लगाते मेरे बच्चे, तो 1 अपॉन अंडर रूट क्या जाएगा एल सी। फिर और इसी को तो ओमेगा जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी है, तुरंत 2 मिनट में आप बना सकते हो, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी करो, काम खत्म आ जाएगा। अब अगर ये हर्ट्ज में फाइंड आउट करना है हमको फ्रीक्वेंसी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा को अभी कन्वर्ट करना सीख चुके हैं हम, 2 पाई एफ होता है इक्वल टू 2 पाई एफ इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो एफ क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो इस तरीके से ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख दो, 2 एफ निकालना तो 2 पाई डिवाइड में चल जाएगा। तो ये वाला हमको भी फॉर्मूला ये तो बनाना आना चाहिए, बनाना सीखो, रट्टा नहीं सीखो, सब लगाओ, आगे बढ़ो, सब काम हो जाएगा, सब चमके, टेंशन भी नहीं होगी, फॉर्मूले भी याद नहीं करना पड़ेगा, आगे देखो। नेक्स्ट अब आते हैं, जैसे हमारे पास एलसीआर जो तो इम्पोर्टेंट है, कई बार प्योर आर पूछ लेता है, प्योर सी पूछ लेता है, प्योर एल पूछ लेता है या एलसी पूछ लेता है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब में सर्किट डायग्राम सेम रहेगा। एसी वही एस को लिटा दो, एसी सोर्स बन गया हमारा, बॉक्स में एस को लिटा दिया हमने, और इसके बाद प्योर एयर या प्योर आर बोला जाए या प्योर रेजिस्टेंस बोला जाए, आइडियल रेजिस्टेंस बोला जाए तो कुछ नहीं, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दो, वो एसी सर्किट डायग्राम हो गया। और हम जानते हैं इसमें भाई वोल्टेज भी क्या होता है, सेम होता है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और I भी क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी, और इनमें जो फेज एंगल होता है वो 0 होता है, क्यों, अभी हमने पढ़े ना, VR और I की डायरेक्शन क्या होती है हमारी भाई, सेम होती है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, सेम ऐसे ही हमारा L के लिए बना सकते हैं, L और C देखो आप एक दूसरे से 90 डिग्री रहते हैं I के साथ, तो इसका मतलब L की बात करें या C की बात करें, ये हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे, किससे किससे बनाएंगे 90 डिग्री, आई से। तो इसका मतलब ये समझ में आया, एसी सोर्स ये इंडक्टर प्योर इंडक्टर या आइडियल इंडक्टर के लिए है भाई, और उसके बाद भी तो सेम रहेगा हमारा, V इक्वल टू साइन ओमेगा टी। उसके बाद हम देखते हैं, अब मैंने पहले ही बताया हूँ VL कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, आई तो हमारा ओरिजेंटल में रहेगा, तो हमने देखा क्या देखा, मैंने देखा क्या देखा मेरे लाल, आई से ऊपर रहता है, पर कौन रहता है, VL, आई कहाँ रहती है, ए, तो इनके बीच में जो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री या पाई/2 बन रहा है, गुड। और इसका मतलब VL क्या है, ऊपर है तो क्या होगा, लीड वही करेगा मेरे लाल जो ऊपर रहेगा, तो VL हमारा लीड कर रहा होगा किससे, आई से, तो यहाँ पर लिखेंगे वोल्टेज लीड द करंट बाय पाई/2 या 90, या इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं मेरे लाल, आई लैग कर रहा है, पीछे है, किससे, VL से, तो हम क्या बोल सकते हैं, करंट लैग द वोल्टेज बाय पाई/2, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, सेंटेंस ही है मेरे बाप, ये तो इंग्लिश है, उल्टा सीधा सब चलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, V इक्वल टू नेक्स्ट क्या है भाई, इसमें हमने देख लिया कि अगर इसका V तो सभी के लिए सेम है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा, अब इसका करंट निकालना है तो कुछ नहीं, आपने फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ा है, किसका, फैराडे का सेकंड लॉ, क्या होता है फैराडे का सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज डायरेक्टली ईएमएफ, या उसी को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं, तो हमने फैराडे सेकंड लॉ से ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख दिए, और डी आई बाई डी टी से अब इसको हम शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है, वोल्टेज तो पता रहता है, करंट निकालना है, इसको इधर शिफ्ट कराएंगे डी आई बाई डी टी, और ईएमएफ को ही हम क्या बोल सकते हैं, वी बोल सकते हैं, और V की वैल्यू अपने देखा है, यहाँ से V की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और डी टी का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एल डी आई बचेगा, और जब भी आप जानते हैं मल्टीप्लाई में चीज रहती है तो हम करेंगे टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमने दोनों साइड में क्या कर दिए, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए, तो जब सॉल्व करोगे, तो आप जब सॉल्व करोगे पूरा, तो क्या आने वाला है, एल ऊपर रहेगा, आई नीचे रहेगी, इसका मतलब आई के जो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2, क्योंकि नीचे है ना, पाई/2 लिखेंगे इक्वल टू आई, ये हमारा करंट, क्लियर है, सिंपल डेरिवेशन है। नेक्स्ट आते हैं हम, हाँ अब इसमें जब आई आ गया, और दूसरा तरीका क्या है आई निकालने का, तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, अगर मेरे को
सी एल है तो आई तो जैसे का वैसे ही, आर की जगह क्या होगा, एक्सएल होगा। तो आई निकालना तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एल अपॉन एक्सएल इक्वल आई। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है, जो हमारा सिंपल वायर में रेजिस्टेंस होता है, कॉइल में रेजिस्टेंस है एक्सएल, और एक्ससी जो है इनकी जो यूनिट है वो क्या होती है, ओम होती है वो भी। नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं, जेड की भी होती है वो। नेक्स्ट आते हैं हम भाई, अगर प्योर सी रहेगा, प्योर सी कैपेसिटर है, तो इसके लिए अगर हम वही एसी सोर्स वही आ जाएगा, सी मतलब दो डंडे बराबर, तो सी हो गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। ये तो फिक्स है सभी के लिए, सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो क्या निकालना है, आप करंट निकालना है। तो अपन जानते हैं चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ा मेरे भाई, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा है Q इक्वल टू सी भी पढ़ा है, याद आ रहा है, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला। और हमको क्या निकालना है, करंट। तो Q इक्वल टू सी भी करो, और करंट क्या होता है भाई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो डिवाइड में टाइम करना पड़ेगा, टाइम जब भी डिवाइड में कोई चीज करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, दोनों तरफ डी बाई डी टी, और डी बाई डी टी का डिफरेंशिएशन करूँ तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और डी बाई डी सी, और सी भी, सी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और v की वैल्यू यहां से उठा के रख दो, की वैल्यू रख दी है अपन ने, और इसके बाद डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या जाएगा, फिर से वही I इक्वल टू आई नॉट साइन, इस बार जब हम बात करते हैं सी में तो नीचे रहता है, पर कंपेयर टू आई तो अपनी जगह रहेगा हॉरिजॉन्टल, सीसी कहाँ रहेगा, नीचे। ये समझ में आया, आई इस बार ऊपर है और भी कहाँ है, नीचे है। इसका मतलब हम आई आगे है, तो इसका मतलब ये इसमें क्या करेंगे, आई में प्लस आएगा, तो इसका मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्लियर है, इसका मतलब ये समझ में आएगी करंट यहाँ पर लीड कर रहा है, करंट लीड द वोल्टेज बाय पाई बाई 2, या उल्टा वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर लैग बाय द पाई बाई 2 ऑफ करंट, दोनों से। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट मेरे लाल ये तो फॉर्मूला है यार, 1/c, ये तो रहता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाता है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफार्मर मोहल्ले में लगा होता है, मैं डेली जाता हूँ, देखता भी हूँ, उसको भी देख लेता हूँ, साथ में ट्रांसफार्मर के पास में उसका घर है, उसको भी देख लेता हूँ। बस यही ट्रांसफार्मर जो मेरे लाल क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, अप एंड डाउन कराता है, दिलों की धड़कन को कम ज्यादा करता है। नहीं नहीं, ये तो ट्रांसफार्मर है, इसका काम है वोल्टेज को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। इसका मतलब ये वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकता है और वोल्टेज को डिक्रीज भी कर सकता है। ये एक प्रकार की क्या है, डिवाइस है। तो ये क्या है, डिवाइस है भाई, जो वोल्टेज को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। और ट्रांसफार्मर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और एक होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप का मतलब क्या है भाई, ऊपर जाना, और स्टेप डाउन मतलब नीचे आना। स्टेप अप में क्या होगा, वोल्टेज लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करने के लिए, स्टेप डाउन हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करने के लिए। क्लियर है, देखते हैं जरा, ये देखिए ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। सर फिर से बना दीजिए, फिर से बना दिया जाए क्या, ये लो बना देते हैं हम। मेरे लाल सिंपल, आपको क्या करना है, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए ये हमको आयरन प्लेट, सॉफ्ट आयरन की प्लेट लेना है, या जिसको सॉफ्ट आयरन कोर लेना है, और बीच में क्या लगा देना है, ऐसे ही बॉक्स बना देना है, ऐसे मजेदार वाले बॉक्स बना दो। और ये हमारा हो गया प्लेट, सॉफ्ट आयरन प्लेट। इधर क्या दे दो, इनपुट, एनसीईआरटी वाला डायग्राम हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिए भाई, सोर्स, सोर्स आप जानते हैं, एस को लेटा दो, एसी इनपुट हो गया, एसी इनपुट वोल्टेज, एसी इनपुट वोल्टेज। और यहाँ पर आपको कुछ करना है, इधर क्या कर देंगे हम, आउटपुट, आउटपुट में रेजिस्टेंस वगैरह लगा सकते हो तो चलेगा। और अब हम देखते हैं मजे की बात, अब अगर आपको अब ट्रांसफार्मर बनाना है तो मत करो, यहाँ पर जो कॉइल है, प्राइमरी कॉइल जिसको बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल को कुछ तरीके से कनेक्ट कर, और स्टेप अप कर रहे हैं तो यहाँ पर लो वोल्टेज होगा, लो वोल्टेज, लो वोल्टेज इनपुट होगा, इनपुट लो वोल्टेज। क्यों भाई मेरे, स्टेप अप पढ़ रहे हैं हम, स्टेप अप मतलब वोल्टेज इंक्रीज होगा, इनपुट वोल्टेज लो, इनपुट कैसा रहेगा, लो वोल्टेज,
जब ये वोल्टेज लो है ना, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको क्या करना है, लो रखना है। और ये इनपुट वाली कॉइल्स है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। और इसके बाद ये जो सेकेंडरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, अगर आपको वोल्टेज इंक्रीज कराना है तो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल भी क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। इसका मतलब ये समझ, वोल्टेज डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न्स के, जो कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, मतलब ये सेकेंडरी कॉइल है, तो आउटपुट जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा भाई, आउटपुट जो हमको वो मिलेगा हाई वोल्टेज मिलने वाला है, क्योंकि ये किस पे बेस्ड होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। ये देखो, ये हो गया हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, जो हमारा वोल्टेज को इंक्रीज करा देता है, मतलब लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो लो वोल्टेज में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, ये देखो 1 2 3, और हाई वोल्टेज तो ये सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा क्या होगी हमारी, नंबर ऑफ टर्न्स। का मतलब यहाँ पर एनपी बड़ा होता है किससे, एनएस से। ये हमारा हो गया तरीके से। और अपने को और याद रखना है कि ट्रांसफार्मर जो डिवाइस है वो किस पे बेस्ड है, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल अपन ने 6th चैप्टर में पढ़े हैं, क्या होता है म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब दो की बात होती है, एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेना। तो म्यूचुअल का मतलब यहाँ पर कि यहाँ पर दो कॉइल्स है, यहाँ पर 2 कॉइल्स यूज कर रहे हैं, वैसे मतलब कौन सा इंडक्शन होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। और जो यहाँ पर ईएमएफ यूज, यहाँ पर जो करंट है हमारा एसी जो इनपुट है वोल्टेज के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वही हमारा क्या है, इधर ट्रांसफर होगा। ये आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर किस पे बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है, ये बताना आपने को। नेक्स्ट आते हम, तो नेक्स्ट मेरे लाल क्या है, इस तरीके से स्टेप अप हो चुका था। अब आते हम, सॉफ्ट आयरन कोर होती है, सॉफ्ट आयरन कोर से बनती है, ये पता रहना चाहिए। स्टेप अप हो गया, और अगर स्टेप डाउन बनाना है तो जस्ट इसका उल्टा कर देना। क्या उल्टा कर देंगे सर, स्टेप डाउन बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ करना है, सिंपल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल में, उसमें कम कर देना। स्टेप डाउन का मतलब होता है, क्या होता है स्टेप डाउन का, हायर से लोअर, डाउन मतलब ऊपर से नीचे। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और सेकेंडरी में क्या कर देंगे, डिक्रीज। सेकेंडरी में ओनली 3 बनाए और इधर 6 7 बना दिए, तो अब एनपी बड़ा हो जाएगा किससे, एनएस से। प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर है किससे, सेकेंडरी से। तो इसका मतलब पहले में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगी, वहां पर वोल्टेज ज्यादा होगा, तो अब यहाँ लो की जहाँ क्या आ जाएगा, इनपुट हाई वोल्टेज हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और इधर जो मिलेगा नंबर ऑफ टर्न्स कम होगी, यहाँ पर क्या मिलेगा, लो वोल्टेज। डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को आइट साइड में भी बना सकते हैं आप। नेक्स्ट आते हैं हम इसका डेरिवेशन। ट्रांसफार्मर रेशियो पूछता है अपने को, डेरिवेशन के लिए ओनली 2 बातें याद रखना है। एक क्या है, फैराडे के सेकंड लॉ को 2 बार यूज कर लो, और हमारा जो लास्ट में है पावर, वीआईपी लोगों के पास पावर होती है, और जिसके पास पावर होगी वो वाट लगा देगा, वो अपन ने पढ़े हैं। तो बाय फैराडे सेकंड लॉ, ईएमएफ क्या होता है, फैराडे सेकंड लॉ, जो हमारा ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब भी नीचे टाइम आता है तो रेट पढ़ते हैं फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और किस पे बात पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल करता है तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स। तो ईएमएफ इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी बोल सकते हैं। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ईएमएफ को मैंने बताया था वोल्टेज भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट वोल्टेज, तो ईपी लिखो या वीपी लिख सकते हैं आप ईएमएफ को, और ये तो जैसे का वैसे ही चलेगा। अब ये प्राइमरी कॉइल की बात कर रहे हैं हम, पहले हम प्राइमरी कॉइल के लिए लगा देंगे ईएमएफ, फिर सेकेंडरी कॉइल के लिए, तो एन की जगह क्या आ जाएगा, एनपी और डी फाई बाई डी टी, और वीपी और वीपी बात है गई। तो हमारा ये क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेम हम क्या करेंगे फॉर सेकेंडरी कॉइल के लिए, सेकेंडरी कॉइल के लिए मैं अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, वी एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी, और दोनों मैंने इनको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। और जैसे डिवाइड करूंगा इक्वेशन 1 और 2 को, तो आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 में भी डी फाई बाई डी टी आ रहा है, और इक्वेशन 2 में डी फाई बाई डी टी आ रहा है, और ये माइनस माइनस उड़ जाएंगे, तो क्या बचेगा, एनपी अपॉन एनएस वीपी अपॉन वी एस। ये देखो एनपी अपॉन एनएस वीपी अपॉन वी एस, इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देना, आप डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होता है, राइट हैंड वाला राइट हैंड से, सीपी अपॉन वी एस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस आ जाएगा।
और इसी को VP को EP भी लिख सकते हैं, ES को ES भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से भी आपको दे रहा है, तो ये सब बात एक ही। नेक्स्ट आते हैं तो हमारा आगे का सिस्टम, ये देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर के ये इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो, तो ये तीनों में रिलेशन आना चाहिए। तो अभी VP अपॉन VS और NP अपॉन NS में आ चुका है, पर IS और IP में बचा है, तो हम क्या करेंगे, और डेरिवेशन के लिए आइडियल ट्रांसफार्मर में हम जानते हैं इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो VIP लोगों के पास पावर होती है। कैसे याद रखना है फॉर्मूले को, पावर का फॉर्मूला याद रखने का तरीका क्या है, VIP लोग जानते हैं ना, जैसे आप लोग है, VIP लोगों के पास क्या होती है, पावर होती है, और पावर होती है इसलिए फॉर्मूला किसका हुआ, ये पावर का। तो पावर का फॉर्मूला इसलिए P के सामने क्या लगा दिया मैंने, इक्वल का साइन। VIP लोगों के पास पावर होती है, और जिसके पास पावर होगी वो वाट लगा सकता है, तो वाट इसकी क्या होगी, यूनिट हो जाएगी, पावर की यूनिट वाट होती है ना। तो इस तरीके से इस ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं कि VIP लोगों के पास पावर होती है, और पावर होती है मतलब ये पावर का फॉर्मूला, और VIP लोगों के पास पावर होगी तो वो क्या लगा देंगे, वाट लगा देंगे, तो वाट इसकी तरीके से याद हो गया। तो मैं इनपुट पावर की जगह क्या लिख सकता हूँ, V इंटू आई, तो V इनपुट I इनपुट, V आउटपुट V आउटपुट और I आउटपुट। अब आप जानते हैं इनपुट किस में दिए थे हमने ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी कॉइल में, तो यहाँ पर VP की जगह VI की जगह VP लिख दूंगा, I की जगह IP लिख दूंगा। V आउटपुट क्या मिलता है सेकेंडरी कॉइल में, VS IS। अब ये देखो VP अपॉन VS कर दो, और IP इधर चल जाएगा, तो VP अपॉन VS इज इक्वल टू IS अपॉन IP, ये आ गया रिलेशन। और आप जानते हैं VP अपॉन VS NP अपॉन NPS क्या होता है, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम, ये क्या हो गया हमारा रेशियो, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं मेरे लाल एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होता है, तो एवरेज पावर अगर किसकी बात करें हम, ओनली रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू आती है, जब रेजिस्टेंस की बात करेंगे ये डेरिवेशन भी है, तो P एवरेज इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई। VIP लोगों के पास पावर है तो VI तो वैसे ही आ गया, बस cos फाई आएगा, cos फाई आएगा तो ये RMS वैल्यू आएगी इसकी। और आपसे अगर RMS वैल्यू है, इसको पावर फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा, पावर फैक्टर है मेरे लाल। अगर पावर फैक्टर पूछे तो कुछ नहीं है, cos फाई निकालने के लिए बोल रहा है, cos फाई मतलब एवरेज पावर अपॉन RMS, तो IRMS को दोनों को डिवाइड में ला देना, तो ये क्या निकल जाएगा, cos फाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं, पावर फैक्टर। नेक्स्ट इस चैप्टर में आता है, और थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैपिटल Q। कैपिटल Q क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है 1/r अंडर रूट L/C। डायरेक्टली बस फॉर्मूला याद होना चाहिए क्वालिटी फैक्टर का, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हमारे लिए है भाई जनरेटर। सर वही वाला जनरेटर क्या, जिसमें तो मस्त खुश रहता है, बाराती डांस करते हैं, और राइट साइड में लाइटिंग, जनरेटर के थ्रू लाइटिंग जलती है, दूल्हा चमकते रहता है, बस वही जनरेटर की बात कर रहे हैं। वहां पर क्या होता है, आप देख रहे हैं लाइट एनर्जी, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, किससे, वो जनरेटर घूम रहा है मेरे लाल, ठीक है। जनरेटर क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो घूम रहा है मतलब मैकेनिकल एनर्जी। जब भी कोई चीज रोटेट होती है, इसका मतलब ये समझना है मैकेनिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ जनरेटर भाई साहब भी वही काम करते हैं। जनरेटर क्या है, एक तरीके की डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पर देखिए जनरेटर का जो डायग्राम है वो कैसे बनता है, तो जनरेटर का डायग्राम बनाने के लिए हम, आप ले लीजिए दो मैग्नेट, क्या ले लीजिए आप, टू मैग्नेट। चलो बना ही देता हूं मैं यहाँ पर टू मैग्नेट। इस तरीके से लीजिए जिनका शेप कैसा हो, कॉनकेव टाइप के मैग्नेट लेना है, और उनके पोल, एक नॉर्थ पोल ले लीजिए और एक साउथ पोल, और उनका शेप कैसा होना चाहिए भाई, कॉनकेव। क्यों कॉनकेव होना चाहिए, ताकि इसलिए हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जा सके। तो ये हमारा एन हो गया, और एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, दो टाइप के हमने पोल, मैग्नेट के पोल ले लिए राइट साइड में। और बीच में आपको क्या लेना है, कॉइल लेना है। कॉइल मतलब वायर, वायर की कॉइलिंग लेना है, तो वायर की कॉइलिंग हमने ले लिए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कुछ इस तरीके से स्लिप रिंग लगाना है, इसका नाम S1 स्लिप रिंग होगा। यहाँ पर लगाएंगे हम ब्रश P1, और ये ब्रश किसके बने रहते हैं, मेटल्स के। ऐसे ही ये आगे जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, और यहाँ पर भी एक स्लिप रिंग लगाएंगे। फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, ब्रश B2 जो कि मेटेलिक वायर रहेगा, और ये S2। और ये दोनों ब्रश को अपने को क्या करना है, B1 और B2 दोनों को हमको क्या कर देना है, वायर से कनेक्ट कर देना है, रेजिस्टेंस वायर से, क्लियर है।
अब देखिए ये हमारा डायग्राम हो गया, यहाँ पर ए लेंगे, सी और ये डी, रेक्टेंगुलर से भी या कैसे भी बना सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक रॉड है, सॉफ्ट आयरन रॉड, जिस पे ये कॉइल हमारी क्या है, बाउंडेड है। अब हम उसको क्या कराएंगे, रोटेट कराएंगे। रोटेट कराएंगे मतलब टॉर्क की बात करेंगे या ओमेगा की बात करेंगे, ठीक है, टॉर्क की बात करेंगे या ओमेगा की बात करेंगे। तो हम जब इसको रोटेट कराएंगे, तो ये जब रोटेट होगा ना भाई, तो आप जानते हैं कि यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही होगी, जा रही होगी नॉर्थ से साउथ। तो हम जब इसको रोटेट कराएंगे तो ये मैग्नेटिक लाइन को क्या करेगा, कट करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फ्लक्स को क्या करेगा, काटेगा। फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे के सेकंड लॉ से क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आर इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला फोर्स है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब मूव होंगे तो क्या हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस होगा। वही तो चाह रहे थे हम, ताकि हमारा जो दूल्हा है वो चमकते रहे लाइटिंग के कारण। बस ऐसे ही समझना है अपने को। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं करना है, सिंपल ये डायग्राम ही हो गया हमारा। ये पूरी तरीके से ये किसका हो गया डायग्राम, जनरेटर का। क्लियर है। और अब हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से इसका डेरिवेशन करेंगे, जो कि मैंने पहले भी बताया हूं। अब हमको ये ध्यान रखना है, मैंने क्या बताया, फैराडे का सेकंड लॉ है, ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। और आपको फाई का फॉर्मूला याद रहना है, क्योंकि ईएमएफ निकालना है। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, तो जैसे आपने फाई इक्वल टू ई इंटू ए पढ़ा है, या ई इंटू डी ए इंटू डी एस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। उसको याद रखने का एक ट्रिक है मेरे पास। क्या है ट्रिक, कि भाई हमारे मोहल्ले में एक मैग्नेटिक फ्लक्स नाम का लड़का रहता है। क्या रहता है भाई, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स नाम का एक लड़का रहता है जो कि सीए पास है। कैसा है, सीए पास है। और कैसा है, बेवड़ा है। ये पास हमारे मोहल्ले में एक क्या रहता है भाई, याद रखने की ट्रिक याद रखो जरा। कैसे याद रखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मान लीजिए हमारे मोहल्ले में एक मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है, और जो कैसा है, बीए पास है। क्या है, बीए पास है। और बीए पास है तो वो कैसा है, बेवड़ा है। बेवड़ा है मतलब वेबर उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लड़का है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बीए हो जाएगा। और आप जानते हैं कि भाई हमारा तरीके से फॉर्मूला याद हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई जब भी टू वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीपल स्केलर है तो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आता है, कॉस थीटा। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, बी ए कॉस थीटा या कॉस फाई। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में जो फैराडे का सेकंड लॉ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फाई की जगह बी ए कॉस थीटा रख दूंगा या फाई रख दूंगा। ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉस कॉस थीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा टू टी। तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और क्या जाएगा हमारा, ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। और एन क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस तरीके से ईएमएफ का हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला। तो इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट कर दिया है। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में अपने से पूछे गए हैं और कैसे हम उड़ाएंगे इसको। तो आई थिंक देख रहे हो आप, ये नोट्स एक बार आप चेक कर लीजिए, जो जो हमने डिस्कस किए पूरा एक वन शॉट में हम देख लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है, टाइप्स ऑफ एसी सर्किट पढ़ लिया हमने भाई। ये देखो हमारा एसी थ्रो रेजिस्टेंस आर, प्योर आर है तो ये हमारा एसी सर्किट हो जाएगा। ये आर बन गया, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये देखो ये दोनों सेम फेस में होते हैं। और इसके लिए एवरेज पावर क्या होती है, आई आर एम एस वी एन एम एस, ठीक है। ऐसे ही इंडक्टर के लिए देख रहे हो, इंडक्टर में एल ऊपर रहता है तो इसका मतलब जो आई नीचे रहेगा तो हमारा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होगा। क्लियर है। और ये सब फॉर्मूले हमने डिस्कस कर चुके हैं। पावर कंज्यूम क्या होगी, जीरो। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल होगा। और ऐसे ही कैपेसिटर के लिए भी हमने देखा है, ये सब चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने पढ़ा दिया हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं है। जब इसको आप देखोगे तो इसमें कुछ नहीं, फेजर डायग्राम कुछ नहीं, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं फेज डायग्राम। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये होती है, ये सबसे ऊपर टॉप वैल्यू को हम पीक वैल्यू बोलते हैं। एवरेज वैल्यू ये बताया मैंने, हाफ साइकिल के लिए ये होती है और फुल साइकिल के लिए जीरो होती है।
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू IRMS इज इक्वल टू V नॉट I नॉट अपॉन अंडर रूट 2। क्लियर है? ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर LCR सर्किट में आप देखते हैं क्या है LCR सर्किट में, ये सब हमने सॉल्व कर चुके हैं, ये वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, सेम बता दिया हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं आपको, इससे बाहर कुछ नहीं है। रेजोनेंस बता दिया हूँ, XL इज इक्वल टू XC और Z इक्वल टू क्या जाएगा R हो जाएगा। तब हमने डिस्कस कर चुके हैं फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट LC, जिसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। सेम हमने किसके बारे में पढ़ा फिर, ये LCR सर्किट, ठीक है भाई, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो वॉटलेस करंट क्या होता है, द करंट विच कंज्यूम नो पावर, जब पावर ही नहीं कंज्यूम करेंगे और करंट फ्लो होगा तो उसको वॉटलेस करंट बोलेंगे भाई। क्लियर है? वॉट किसकी पावर की यूनिट होती है, तो वॉटलेस करंट बोल रहे हैं हम। नेक्स्ट ये ट्रांसफार्मर के बारे में हमने पढ़ा है। ट्रांसफार्मर क्या है, डिवाइस है जो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, या चेंज कर सकता है हम। प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है, और प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का हम यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल बाउंडेड ओवर द सॉफ्ट लैमिनेटेड आयरन कोर। ट्रांसफार्मर रेशियो आपको पता है, PS अपॉन VP इक्वल टू NS अपॉन NP, और I क्या होगा उसका जस्ट उल्टा होगा, IP अपॉन IS। फिर स्टेप अप में सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होगी, स्टेप डाउन में सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कम होगी। फिर एनर्जी लॉसेस आपको पता होना चाहिए भाई, फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी लीकेज हो सकता है। रेजिस्टेंस, वो बाइंडिंग वायर है तो उसमें हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी लॉस होगी। एडी करंट जो कि हमारा हीट प्रोड्यूस करेगा। हिस्टेरोसिस, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन बार बार होगा तो उसके कारण भी क्या होगा, हमारा एनर्जी लॉस। यूजेस कहाँ पर करते हैं ये जानते हैं आप, कहाँ पर यूजेस ट्रांसफार्मर का। फिर हमारे लिए क्या है, एक और है भाई AC जनरेटर। तो AC जनरेटर क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय मैकेनिकल एनर्जी। प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, ये ध्यान रखना आप, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। मेन पार्ट क्या है भाई, जो बीच में हम ABCD रेक्टेंगुलर शेप बनाए थे वो आर्मेचर है, जो सॉफ्ट आयरन कोर का रहना चाहिए। कॉपर का फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड रहती है, टिप रिंग्स होना चाहिए और ब्रशेस होना चाहिए मेटेलिक के। ये हमने आया था EMF NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, जिसका मैंने डेरिवेशन करा दिया हूँ। ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर। अब प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन आया है उसको देखते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एन इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, LCR सर्किट हो गया। और AC सोर्स वोल्टेज, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज डिक्रीज, अगर फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज हो रही है, द रिएक्टेंस ऑफ, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो रिएक्टेंस में क्या चेंज आएगा, तो रिएक्टेंस हमारे दो होते हैं, XL और XC। दोनों के फॉर्मूले लिखेंगे हम। XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L, हमारा ओमेगा डिक्रीज हो रहा है भाई, जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही तो XL भी क्या होगा, रिएक्टेंस डिक्रीज होगा। XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। अब हमारा ओमेगा डिक्रीज हो रहा है पर ये डिनोमिनेटर में तो XC क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर कि इंडक्टर में तो डिक्रीज होगा बट कैपेसिटर में हमारा एक्स रिएक्टेंस कैसा होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, एन AC वोल्टेज V नॉट ओमेगा टी इज अप्लाइड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एलिमेंट X, द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट इज इतना दिया है। अगर जब भी ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 है, अब I अगर हमारा ग्रेटर है, I में प्लस लगा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा सर्किट होगा, कैपेसिटर जरूर होगा। तो इसका मतलब कैपेसिटर की बात होगी, और कैपेसिटर होगा मतलब जो X है वो कैपेसिटर एलिमेंट होगा, तो ये इंडक्टर वाले दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और कैपेसिटर वाला बस बचेगा, और X इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट, एन आइडियल इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस AC सोर्स। तो हम जानते हैं कि इंडक्टर ऊपर रहता है, VL ऊपर रहता है किससे, I से, और VL ऊपर रहेगा मतलब वो लीड करेगा। VL लीड करता है किससे, पाई बाई 2 I से। यहाँ पर बोला द करंट इन द सर्किट, तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे लैग वोल्टेज इन फेज पाई बाई 2। ठीक है, या तो वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लैग कर रहा है, दोनों सेंटेंस लिख सकते हैं आप। फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ एन AC सर्किट। तो भाई इंडक्टिव का XL अपॉन कैपेसिटिव XC, और XL का फॉर्मूला ओमेगा इंटू L, XC का 1 अपॉन ओमेगा C। डिवाइड डिनोमिनेटर वाला नीचे वाला डिवाइड कहाँ जाता है, ऊपर, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू LC आ जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ पर देख लो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AC सोर्स फॉर विच 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर हैज अ रिएक्टेंस ऑफ
1000 ओम। तो हमको निकालना है, क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है। कैपेसिटर क्या है? तो एक्सी की वैल्यू दी है, मैंने बताया ना। तो एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/ओमेगा सी। वैल्यू पुट करेंगे, बट यहाँ पर हर्ट्ज में आ रहा है आंसर। ओमेगा की जगह क्या बताया था मैंने? 2πf। हर्ट्ज मतलब एफ आएगा। ओमेगा की जगह 2πf रख दो। एक्सी की वैल्यू दी है 1000 ओम और माइक्रो फैराड, ये सब दिया है, तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, थैंक यू।